हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जा रहे हैं हम इकोनॉमिक्स का क्लास करने के लिए दोस्तों, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर है 38 दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा समय का मैनेज करना है, इसलिए दोस्तों कि हम सामने पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, आज की क्लास करते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास करने जा रहे थे इकोनॉमिक्स का, तो हमारा क्लास अब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब बात करना है कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं कि आज की क्लास की शुरुआत होती है दोस्तों श्रमिकों के प्रकार से, ठीक है। तो दो प्रकार के श्रमिक होते हैं, एक श्रमिक होते हैं भाड़े के और दूसरे होते हैं दोस्तों स्वरोजगार या स्व नियोजित श्रमिक दोस्तों, ठीक है। आइए आपको बताते हैं भाड़े के श्रमिक जो हम लोग भाड़े पर लेकर आते हैं वैसे श्रमिक, और जो स्वनियोजित है वैसे नियोजित जो रोजगार खुद किए हैं दोस्तों, ठीक है, वैसे श्रमिक हो गए। अब बात करें जो भाड़े के श्रमिक होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों कैजुअल वर्कर यानी कि अस्थायी श्रमिक, एक होता है अस्थायी श्रमिक, ठीक है। बात कर लेते हैं अस्थायी श्रमिक किसे कहते हैं। अस्थायी श्रमिक उसे कहते हैं जिसके पास कोई एग्रीमेंट नहीं होता, यानी कि काम देने वाला और काम लेने वाले के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को अस्थायी वर्कर कहते हैं, ठीक है। आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अस्थायी वर्कर में कौन कौन शामिल होता है। तो अस्थायी वर्कर में शामिल होता है जो गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि ओला के ड्राइवर यानी कि जोमेटो में काम करने वाले लोग, ठीक है। ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं एक और होता है अस्थायी श्रमिक। अस्थायी श्रमिक वैसे श्रमिक होते हैं जिनके पास काम करने के लिए अनुबंध होना यानी कि एग्रीमेंट बना हुआ होता है काम कर देने वाला और काम लेने वाले के बीच दोस्तों, ठीक है। इसमें काम का लिमिट डिसाइड होता है, इतना काम करना है इतना पैसा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको हमने बता दिया दोस्तों कि भाड़े के श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, ये दोनों क्लियर कर लिए। अब बात कर लेते हैं जो गिग वर्कर है, गिग वर्कर पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, गिग वर्कर के लाभ क्या क्या है दोस्तों, आइए आपको बेनिफिट क्या है आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर को, उपभोक्ता को क्या इससे फायदा होता है दोस्तों। सबसे बड़ा फायदा यह होता है दोस्तों कि सस्ती सेवा आसानी से उपलब्ध हो जाती है दोस्तों, ठीक है। दूसरा फायदा यह होता है कि कंज्यूमर को अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा तीसरा ऑप्शन यह रहता है दोस्तों विकल्प चुनने का मौका बहुत ज़्यादा अधिक मिलता है दोस्तों कंज्यूमर को। एग्जाम्पल के तौर पर आप अमेजन से सामान के लिए या फ्लिपकार्ट से सामान के लिए डायरेक्ट आपके घर पर डिलीवर होगा, उसमें ऑप्शन भी रहता है कि इस सामान को ले या इस सामान को दोस्तों, ठीक है। ये था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसमें काम करते हैं कि इकोनॉमी में काम करते हैं उसके लिए जो काम को इसमें काम का लचीलापन होता है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कि जो आपका काम सुबह में करने का मन का आप सुबह में कीजिए या शाम का मन कर रहा है तो शाम में कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसमें समय का कोई पाबंद नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। यह इसका प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट यह है दोस्तों इसमें आप सुबह में कोई और कंपनी में काम कर रहे हैं तो शाम में कोई और कंपनी में भी काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरा अपॉर्चुनिटी यह है दोस्तों कि इसका यह काम करते वक्त भी आप अपने भविष्य को लेकर आने वाले फ्यूचर को लेकर दूसरा प्लानिंग भी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये था वर्कर के लिए। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों बिजनेसमैन वाले के लिए गिग इकोनॉमी का क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है दोस्तों इसमें लागत में कमी आ जाती है दोस्तों, ठीक है। एक सामान से दूसरे जगह सामान भेजने के लिए जो बीच में लगता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, डायरेक्ट ही सामान आपके डिलीवर हो यहाँ हो जाता है, इसलिए लागत में कमी होती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बड़े भवनों की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों कि यहाँ पे सामान रखना है या वहाँ पे सामान रखना है दोस्तों, ठीक है। बड़े भवनों की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि आसानी से जो काम करे मजदूर है उस पर नज़र रखा जा सकता है दोस्तों गिग वर्कर पे दोस्तों, ठीक है। तो ये था बारी बारी से हमने आप सभी दोस्तों को बता दिया कि उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, काम करने वाले वर्कर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो व्यापारी है बिजनेसमैन वाले हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तीनों के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आप सब दोस्तों को दे दिया है। अब बात कर लेते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी के दो प्रकार होता है, एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। आइए आपको बताते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी कहते किसे हैं दोस्तों, ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी वैसे वैसे व्यक्ति को कहते हैं कि जिन लोगों के पास काम करने की कहने का मतलब उन लोगों के पास काम है लेकिन वो काम नहीं कर रहे दोस्तों अपने मन से, वो अगर बेरोजगार हैं तो वैसे लोगों को हम लोग कहेंगे कि ये
ये दोस्तों ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए, कोई व्यक्ति काम करने के लिए सक्षम है और काम की तलाश में है, काम ढूंढ रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा है, तब ऐसे लोगों को हम लोग कहेंगे कि ये अनैच्छिक बेरोजगारी है दोस्तों, ठीक है। और जो अब काम मिल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो वह आ जाता है ऐच्छिक में, और काम ढूंढ रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि यह अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बेरोजगारी के बहुत से कारण है दोस्तों, कौन कौन से प्रकार होते हैं, आइए आपको बारी बारी से बताते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, खुला बेरोजगारी या मुक्त बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों। यह क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। मान लीजिए कि जो गांव के लोग हैं गए बाहर में काम करने के लिए दोस्तों, वहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा मजदूर है और वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं खुली बेरोजगारी दोस्तों, आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, दूसरा होता है मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह क्या हो दोस्तों, सीजन के अनुसार से जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, वो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत ये शामिल है। कहने का मतलब, जो आइसक्रीम में काम करने वाले लोग हैं वैसे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, जो कृषि में काम करने वाले लोग हैं वैसे लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और एक और होता है चीनी मिल। चीनी मिल भी सीजनली ही चलता है, इसलिए वह उसमें काम करने वाले लोग भी इसमें शामिल होते हैं मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत। अब बात करते हैं, एक और होता है चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यह क्या होता है, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव बना रहता है दोस्तों, ठीक है। जब उतार चढ़ाव बना रहता है, जब एक समय मंदी का आता है, उस समय लोगों की रोजगार चली जाती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहेंगे चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एक और होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। अब बात कर ले दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यह क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी, उसको काम करने के लिए कोई स्किल वर्कर की जरूरत है, लेकिन जो लोग उपलब्ध है वह स्किल वर्कर नहीं है, यानी कि दोनों में असमानता है, तो वैसे बेरोजगारी को हम लोग कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तकनीकी बेरोजगारी। एक और होता है तकनीकी बेरोजगारी। यह क्या होता है, यह वह बेरोजगारी होता है जिसमें लोग तकनीकी के अभाव में बेरोजगार हो जाते हैं दोस्तों। इस टाइम चल रहा है एआई का दोस्तों, ठीक है। एआई पर काम करना है तो आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन एआई ना काम करने वाले वैसे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो वैसे लोगों को तकनीकी बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि फिजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यह क्या होता है, कुछ समय के लिए कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि पहला एक व्यक्ति है जिन्होंने पहला काम छोड़ा और दूसरा काम ढूंढने के समय में जितने समय तक वो बेरोजगार रहा, वैसे लोगों को हम लोग कहेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी दोस्तों। एक और होता है कि जिसे मान लीजिए कि हड़ताल या तालाबंदी हो गया, तो उस समय के लिए जितना दिन वह काम पर ना जाए, तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी में। एक होता है दोस्तों दीर्घकालीन अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, ठीक है। तो यह क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा समय से ही बेरोजगार हैं, तो वैसे लोगों को इसमें शामिल किया जाता है दीर्घकालीन अनएम्प्लॉयमेंट में दोस्तों, ठीक है। एक और होता है दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यह क्या होता है, मान लीजिए कि दो व्यक्तियों का काम करने की आवश्यकता है, वहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो वैसे लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगार कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कृषि 2 लोग कर रहे हैं, 2 लोगों में हो जाएगा, लेकिन 5 लोग उसमें लगे हुए हैं, तो जो लोग 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो वैसे लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। एक और होता है कि मान लीजिए कि 5 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग आ चुके, 7 लोग हो गए, और 7 लोगों के आने के बावजूद भी प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, तो जो 2 लोग आए हैं वैसे लोग हम लोग कहेंगे ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक यह तो पढ़ाई हुआ है बेरोजगारी के प्रकार। उसके बाद रोजगार के प्रकार भी पढ़ाई हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये आपको बताते हैं रोजगार के कितने प्रकार होते हैं। तो रोजगार के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है अल्प रोजगार, एक होता है अति रोजगार, तीसरा होता है दोस्तों असुरक्षित रोजगार, इंग्लिश में कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट, तीसरा होता है वेरिएबल एम्प्लॉयमेंट दोस्तों, ठीक है। आइए आपको बताते हैं अल्प रोजगार। अल्प रोजगार उसे कहते हैं कि क्षमता के अनुसार उस व्यक्ति को वह काम नहीं मिल रहा है दोस्तों। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि वह ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन 10th लेवल पर जॉब मिल रहा है, मान लीजिए उसको सैलरी होनी चाहिए 30,000, मिल रहा है 5,000 दोस्तों, ठीक है। तो क्षमता के अनुसार उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहेंगे कि अल्प रोजगार है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक और होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट दोस्तों। यह क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको काम करने की आवश्यकता क्षमता है कि वह 6 घंटे या 8 घंटा काम कर पाएगा, लेकिन उसे 14 या 15 घंटा काम कराया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहेंगे ओवर एम्प्लॉयमेंट दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक होता है असुरक्षित रोजगार। यह क्या होता है, जितने भी गिग वर्कर हैं,
ठीक है, जो रोजगार प्रदान करने वाले हैं और कर्मचारियों के बीच जिसमें कोई संबंध ही नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, वैसे वर्कर को असुरक्षित रोजगार के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे कि गिग वर्कर मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।